अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रॉन्ग जजमेंट के दौरान आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सेव रखना है। यानी अब आपसे एक गलत डिसीजन हो गया, एक रॉन्ग जजमेंट हो गई, आपने एक स्टॉक परचेज किया और अब उसकी प्राइस नीचे जा रही है, तो आपने क्या करना है और किस तरीके से उस सिचुएशन में पैनिक ना करने की बजाय बल्कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ पैटर्न के ऊपर किस तरीके से लाना है। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को देखेंगे। और इसमें एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कोई कितना ही माहिर क्यों ना हो, उससे कभी ना कभी ज़िंदगी में एक रॉन्ग जजमेंट हो जाती है। उस दौरान में वो लोग लॉस उठाते हैं जो पैनिक सेलिंग करते हैं, जबकि वो लोग जो इसमें स्ट्रैटेजी और सही कह लें कि पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी तरीके से सेव कर लेते हैं। या तो वो लो लॉस बुक करते हैं या कोई लॉस बुक नहीं करते, या फिर उस रॉन्ग जजमेंट के बावजूद वो जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। अब वो किस तरीके से होती है आज इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रॉन्ग जजमेंट का यहाँ मतलब क्या है। तो कभी कभार क्या होता है, हम कोई स्टॉक महंगा खरीद लेते हैं और मार्केट बाद में जो है वो नीचे जाने लगती है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है कि मार्केट जो है वो डाउन हो रही हो, या तो कोई मैक्रो इंडिकेटर आ सकता है, या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आ सकता है कंपनी का, या कोई टेक्निकल करेक्शन हो सकती है। इन तमाम चीज़ों की वजह से ही मार्केट डाउन जा रही होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये तकरीबन हर इन्वेस्टर के साथ होता है। पहले तो इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, और ना कि गलती हुई है या नहीं इसके ऊपर सोचने के बजाय आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि स्टॉक नीचे क्यों जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, प्राइस गिरने की 3 मेजर वजह हैं। सबसे पहले कि मार्केट वाइड जो यानी कि ओवरऑल मैक्रो रीजन, अगर कोई पॉलिटिक्स हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट या डॉलर का इशू हो तो ज़्यादा स्टॉक्स गिरते हैं। यानी कि मार्केट में जितने स्टॉक्स हैं मैक्सिमम, आप इंडेक्सेस भी नेगेटिव में देख रहे होंगे उस दौरान में, और जैसे भी पिछले 2-4 दिन पहले भी आप सिचुएशंस देखते रहे हैं, तो उन तमाम सिनेरियोज में क्या होता है कि मार्केट ओवरऑल तमाम स्टॉक्स ही नेगेटिव में आ रहे होते हैं। उसमें कोई कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो वो भी आपको नेगेटिव में दिखाई दे रही होती है, क्योंकि एक पैनिक सेलिंग बढ़ चुकी होती है उस दौरान में। यहाँ कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं होता, लेकिन ये कंपनीज बाद में जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करती हैं। और वो आपने अभी फ्राइडे को ये चीज़ देखी भी है कि जब आपके बहुत सारे स्टॉक्स जो थे उनको अपर कैप लगे। अब अगर हम बात करें कि कंपनी वाइज इशू, बाज़-औक़ात क्या होता है कि मैक्रो इन्फ्लुएंस नहीं होता, कंपनी स्पेसिफिक कंपनी का कोई इशू होता है, या तो उसकी कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए होते हैं जिसमें उसकी कोई वीक परफॉर्मेंस दिखाई देती है, या कोई फ्रॉड हुआ होता है, या कोई डेट ज़्यादा हो गया होता है, या मतलब कोई ना कोई एग्जैक्ट कंपनी रिलेटेड रियल प्रॉब्लम जो है वो आई होती है, जिसकी वजह से कंपनी जो है उसके फंडामेंटल्स एक किस्म के डैमेज हुए होते हैं और उसको रिकवरी के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, जिसकी वजह से उसका जो स्टॉक प्राइस होता है वो डाउन जा रहा होता है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमने इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा अरसा, अब इसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिल सकता, तो हमें इससे अभी इस पॉइंट पर जिसमें हम प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ही हैं तो हम एग्जिट कर जाएं और फिर हम किसी और में ले जाएं। लेकिन जिस शख्स ने उसमें अभी एंट्री ली है वो वहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अब इसके अलावा आ जाता है टेक्निकल करेक्शन या नॉर्मल करेक्शन भी जिसे आप कहते हैं। हर स्टॉक थोड़ी देर ऊपर नीचे करता ही है। ऑब्वियसली ये एक नेचुरल मूवमेंट होती है कि स्टॉक मार्केट ने कंटिन्यूसली अपसाइड पे ट्रेंड नहीं करना होता। ये आपके पास मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ सिनेरियोज में टेक्निकल करेक्शंस लेती है। तो उस दौरान भी आपको जो है मार्केट और पर्टिकुलरली आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स आते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कंपनी की, जब आपने देखा कि आपकी कंपनी में जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है अब उससे काफ़ी नीचे चले गए हैं स्टॉक की प्राइस, तो अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स चेक करें उस कंपनी के। आपको ये देखना
देखना होगा क्या कंपनी अभी भी स्ट्रांग है, उसके प्रॉफिट्स और डिविडेंड स्टेबल हैं, क्या उसका डेट कम है, सेक्टर ग्रोथ में कैसा चल रहा है, वो जो कह लें कि आपका कंपनी है वो सेक्टर ग्रोथ में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर आपके तमाम जवाब जो है वो हाँ है तो यानी कि रिकवरी पॉसिबल है स्टॉक की। अगर इनमें कुछ नहीं और कुछ बिल्कुल यानी कि या तो बिल्कुल ही नहीं या फिर नहीं हो तो यानी स्टॉक होल्ड करना रिस्की हो सकता है। तो अब हमें फिर यहाँ से ये अंदाज़ा हो जाता है कि पर्टिकुलर कंपनी का जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है या ये ओवरऑल कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है फिर हम आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब अगर आपके पास जवाब आता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो कह लें कि आपने एक रॉन्ग टाइम पे एक हायर पॉइंट पे एक टेक्निकल करेक्शन के दौरान पे जब वो अपनी पीक पे था आपने तब बाय कर लिया है या फिर आपने किसी मैक्रो इन्फ्लुएंस के कंडीशन पे बाय कर लिया है, तो अब क्या किया जाए कि जब अगर स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू पे है लेकिन आपकी बाइंग हाई पॉइंट पे है तो वहां पर आप कर सकते हैं एवरेजिंग। अब यहाँ पे एवरेजिंग कैसे होता है, अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो आप एवरेज डाउन करके अपने स्टॉक के अंदर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसकी अगर हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने 100 शेयर जो थे 100 रुपये पर लिए, अब आपकी क्या प्राइस बनी 10,000 रुपये, प्राइस गिरकर 70 पे आ गई, आप फिर 100 ले लेते हैं इसके ऊपर इस प्राइस पे 70 के ऊपर, तो आपके पास टोटल हो गए स्टॉक्स की कितनी अमाउंट आपकी इन्वेस्ट हो गई, मजीद आपके 7,000 रुपये इन्वेस्ट हो गए। अब जो आपकी न्यू एवरेज बन गई वो 85 की बन गई, या आपकी पहली एवरेज क्या थी 100 रुपये की थी और अब आपकी एवरेज प्राइस बन गई 85 की। अब स्टॉक को सिर्फ 85 तक आना है और 100 रुपये पे जब ये पहुंचेगा, पहले 100 रुपये पे जाता फिर आपका ब्रेक इवन था, अब 85 पर आपका ब्रेक इवन है। लेकिन ये चीज़ ख्याल में रखी जाए कि जो वीक स्टॉक्स होते हैं उनमें एवरेजिंग नहीं की जाती, यहाँ पर लॉस का नुकसान मतलब कह लें कि लॉस बढ़ सकता है आपका। तो आपने ऐसे स्टॉक्स को देखना है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बाज़ लोग जो हैं वो OGDC में या फिर कह लें कि मारी में किसी ने 710 की बाइंग कर ली अभी मार्च मई के दौरान में मारी ने 710 लिया था, तो उस टाइम पर अगर किसी ने 710 की बाइंग की तो अब उसको क्या करना चाहिए, क्या वो मारी जैसी कंपनी को छोड़ देगा? नहीं, ऑब्वियसली एक अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी देती है। सो उसमें क्या किया जाता है, उसने बहुत सारे मौके दिए कि वो करेक्शन के मौके दिए, तो उस टाइम पर एवरेजिंग करनी चाहिए ऐसी कंपनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं और क्या एरर आ कहाँ से रहा है। एरर को फाइंड करना सबसे पहले सबसे अहमियत रखता है और उसके बाद फिर आप उसके अंदर एवरेजिंग करने का डिसीजन लेते हैं। अब आपने जो रिकवरी प्लान बनाना है वो बहुत ज़रूरी है, उसको किस तरीके से देखना है। अगर आपने पहले मतलब एंट्री, आप फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, लॉन्ग टर्म में क्या आप मंथली इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, ठीक हो गया। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते जाएं, बैंकिंग, एनर्जी, सीमेंट, टेक्निकल, इन तमाम सेक्टर्स को आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा बना सकते हैं। 5 से 7 अच्छी कंपनीज जो हैं उनको सेलेक्ट करके आप उनके अंदर अपना जो रिकवरी प्लान है उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरे स्टॉक्स हैं आप उनकी जो प्रॉफिट है उनसे रिकवर कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात। अगर कोई और स्टॉक प्रॉफिट में हो तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक को लॉस कवर किया जाता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक ए का अंदर लॉस बुक कर लिया कि आपको पता चल गया कि कंपनी फंडामेंटली वीक हो गई है, तो आपने अपने स्टॉक्स बेच दिए और मिसाल के तौर पे आपको 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो अब आप उस टाइम पर देखते हैं कि किसी और कंपनी का जो प्रॉफिट आया हुआ है और आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, स्टॉक बी जो आपके 6,000 के प्रॉफिट पे आप उसको बेच देते हैं। अब आपका जो कैपिटल गेन और लॉस की एडजस्टमेंट होती है वो एडजस्टमेंट आपकी 5,000 की हो जाती है। तो जो आपने लॉस बुक किया था वो असल में आप, क्योंकि देखें आपने तो जो प्रॉफिट बुक किया 6,000 रुपये का, उस पर तो 15% आपका कैपिटल गेन टैक्स जाना था। अब वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा आपके लॉस ए के अंदर से। तो जो आपका नेट पोर्टफोलियो का गेन बन जाएगा वो 1,000 रुपये होगा और आपका जो 15% का टैक्स लगना था वो रादर देन 6,000 रुपये के प्रॉफिट पे लगता, अब वो 1,000 रुपये के ऊपर लगेगा। तो इस तरीके से भी बहुत बार आप एवरेजिंग के अलावा स्टॉक्स बेच कर भी अपना जो फ़ायदा होता है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वो कर लेते हैं। अब इसके अलावा क्या है कि आप सही टाइम का ऑब्वियसली वेट करते हैं। बाज़ औक़ात स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो होती हैं वो तकरीबन 6 से 18 महीने में रिकवर कर लेती हैं। ऑब्वियसली इतना लंबा ड्यूरेशन में नहीं भी करती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बहुत ही सीवियर कंडीशन आ गई तो उसमें वो ये रिकवर कर जाती हैं। अगर मार्केट मतलब, और आप क्या करते हैं, जैसे इस टाइम पर जब मार्केट में डिप्स आती हैं तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, OGDC, HUBC, मारी, जब ये
ये एकदम से आप देखेंगे इनको ये शार्पली फेल करते हैं, तब इनकी और उसके बाद इनकी प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन डबल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाती हैं। तो उसमें जो, और आपने अभी रिसेंटली देखा होगा HUBC 35% प्रॉफिट, 35 टू 38% प्रॉफिट जो है HUBC ने दिया, और इसी तरह OGDC ने और मारी ने भी दिए हैं। तो प्रॉफिट मतलब किस तरीके से, इस तरीके से कि ये इसमें जो आपकी अगर बाइंग ऐसे टाइम पर थी जहां डिप थी, तो आज आप उसके अंदर जब मार्केट नेगेटिव भी गई उसके बावजूद बहुत सारे जो स्टॉक्स थे वो 35% के प्रॉफिट थे। मेरे पास तो कम से कम 35 से 38%, 40% के प्रॉफिट पर थे। तो इस तरीके से आप उन स्टॉक्स के अंदर, जब जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं जो अच्छी कंपनीज हैं, अगर वो फेल करेंगे तो उनमें आपको बाइंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपके पास मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट को डबल करने का, क्योंकि यहाँ से डिविडेंड्स भी आते हैं, फिर आप इनमें स्लोली रिकवर भी कर जाते हैं ओवर द टाइम। अब यहाँ पर एक और अहम चीज़ है कि आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी होती। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनको इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ उन्होंने एक महंगा स्टॉक खरीदा है और अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स का इशू है या कुछ, तो बस वो सीधा बेच देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप जब लोएस्ट पॉइंट पर बेच देते हैं, बाज़-औक़ात वो एक नॉर्मल करेक्शन होती है, उसके बाद कंपनी दोबारा अच्छा हाई देती है और तब आपको लगता है कि मैंने जब खरीदा तब तो ये जा नहीं रही थी, जब बेच दिया तो ये ऊपर चली गई। तो वहाँ पर आपको जो इमोशंस हैं उनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो हेल्प कर सकती हैं इन चीज़ों को एनालाइज करने में, वहाँ आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करती हैं। उसके अलावा आप वॉल्यूम को देख सकते हैं, आप टेक्निकल सिग्नल को उसके एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद अपने डिसीजन को मेक कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ ये बात करें कि हर गलत बाय आपको क्या सिखाता है, तो एंट्री टाइमिंग कैसे चूज़ करनी है, आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। आपको वैल्यूएशन क्या होती है इसका अंदाज़ा होता है, सेक्टर साइकिल्स कैसे चलते हैं उनका अंदाज़ा होता है, रिस्क मैनेजमेंट का अंदाज़ा होता है। तो हर लॉस जो है वो एक एक्सपीरियंस के साथ आता है और एक्सपीरियंस जो है वो आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो प्रॉफिट बनाने में बहुत मदद देता है। आपको एक, अगर हम रुपी बेस्ड समरी एग्जाम्पल लेकर चलें, आपने अगर 100 शेयर खरीदे, 100 रुपये के 10,000 रुपये बने, स्टॉक जो है अगर वो ड्रॉप कर गया और तो आप प्राइस फॉल होकर आ गई ₹70 के ऊपर, और आपने वहाँ पर क्या किया, आपने अपने मज़ीद 100 शेयर्स जो हैं वो वहाँ पर ख़रीद लिए, यानी 7,000 के। तो आपकी एवरेजिंग कितनी हो गई, 85 की हो गई। 100 रुपये का स्टॉक था जो आपको पड़ रहा था ब्रेक इवन पे, अब 85 का पड़ रहा है। प्राइस फिर रिकवर कर गई अब 100 के ऊपर अराउंड। तो अब आपने अगर सेल कर दिया, पहले तो 100 पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना था, ऑब्वियसली टैक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब आप अगर 100 रुपये पे बेच रहे हैं तब आप जो है तकरीबन आपकी जो कॉस्ट है वो ₹20,000 के अराउंड बनती है और जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 3,000 के अराउंड पे बन जाता है। अब अगर आज की वीडियो के हवाले से मैं फाइनल टेक अवेज की बात करूं, तो आपने पैनिक नहीं करना। सबसे पहले आपके पास अगर कोई लॉस नज़र आ रहा है आपके पोर्टफोलियो में और काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है, तो उसके फंडामेंटल्स को उस कंपनी के चेक करें। सिर्फ और इसी वजह से कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें, हर स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। और आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज कौन सी हैं? बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो कहते हैं कि इतनी सारी एवरेजिंग और इतनी सारी रेशोज़ और इतने सारे पैरामीटर्स को देखना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना हमारे लिए मुश्किल है। तो आप सब आप उनके लिए खुद PSX ने जो है वो शरिया कॉम्प्लाइंट KMI 30 इंडेक्स बनाया है आपके लिए। मीज़ान इंडेक्स मौजूद है आपके लिए, ETFs मौजूद हैं। तो फिर आप उसकी तरफ मूव करें और उसके थ्रू अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करें और उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें। जैसे कि आपको पता ही है कि जो KMI 30 होता है वो साल में 2 बार जो है वो रिवाइज होता है। मैंने जब शुरू में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि FFC जो है वो शरिया कॉम्प्लाइंट है, मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर किया था, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि FFC कैसे शरिया कॉम्प्लाइंट है। तो क्योंकि उसने शरिया कॉम्प्लाइंट होने के लिए अप्लाई भी कर दिया था और उसके स्टैट्स नज़र भी आ रहे थे इस तरह के, तो अब KMI 30 की जो रिवाइज्ड कह लें कि हमारे पास 14 नवंबर को आई है, पोस्ट आई है, उसके हवाले से ये है कि FFC जो है वो अब शरिया कॉम्प्लाइंट हो चुका है और और KMI 30 के अंदर डायरेक्टली उसने एंट्री ली है। और बहुत सारे स्टॉक्स उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो लाएंगे कि कौन से स्टॉक्स आए हैं, कौन से KMI 30 से एग्जिट कर गए हैं, तो और कौन से KMI ऑल में हैं नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला इस पर भी जल्द आपके लिए एक डिटेल वीडियो आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।